हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल प्रशंसा ऑनेस्ट एजुकेशन पे। और मैं श्वेता प्रकृति आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार स्पेशल का सीरीज कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत आज हम लोग प्राचीन बिहार का इतिहास, मध्यकालीन बिहार का इतिहास और आधुनिक बिहार का इतिहास इस चैप्टर से प्रश्न को देखेंगे और इसको समझेंगे। उसके बाद हम लोग जो है इसका क्या करेंगे, तो MCQ करेंगे। तो पहले इसको जो है हम लोग पढ़ लेते हैं ठीक से। ठीक है, चलिए। तो प्राचीन बिहार के इतिहास में क्या क्या चीज़ें हैं, तो प्राचीन बिहार के इतिहास में हम लोग देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले एक मिनट, प्राचीन बिहार के इतिहास में हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले पाषाण काल, उसके बाद जो है कौन सा काल आया, तो वैदिक काल, फिर है महाजनपद काल, उसके बाद बौद्ध एवं जैन, फिर है मौर्य एवं गुप्त वंश। तो कुल यहाँ पे जो हो गए हैं, पहला हो गया पाषाण, फिर हम लोग दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे वैदिक काल, तीसरा टॉपिक हो जाएगा महाजनपद काल, और चौथा हो जाएगा चौथा एवं पांचवा, है ना, जिसमें बौद्ध एवं जैन दोनों धर्म के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर ये छठा हो जाएगा और छठा हो जाएगा मौर्य एवं जो है गुप्त वंश के बारे में। तो ये कुल 7 टॉपिक हैं जिसको आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे, और इसके आगे भी हम लोग मध्यकालीन, है ना, और इसके बाद जो है आधुनिक बिहार का इतिहास जो है उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए, ये महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है, इस सेशन पे बने रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। देखिए, तो प्राचीन बिहार के इतिहास के स्रोत कहाँ से मिलते हैं, तो प्राचीन बिहार के जो है इतिहास को जानने के लिए जो है वो 2 प्रकार के स्रोतों का उपयोग किया जाता है। कितने प्रकार के स्रोतों का उपयोग किया जाता है, तो 2 प्रकार के स्रोतों का उपयोग किया जाता है। पहला हो गया पुरातात्विक स्रोत और दूसरा हो जाता है साहित्यिक स्रोत, है ना। पुरातात्विक और दूसरा क्या हो जाता है, साहित्यिक। तो देखिए, पहले तो हम लोग जानेंगे कि पुरातात्विक स्रोत जो है इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए, बुक जो है ये इतिहास का किसी भी पब्लिकेशन का हो, वो उसका खुद का कंटेंट नहीं होता है, वो शुरू से जो है जो चीज़ें होती हैं उसी को एकत्रित करके उसको कोई भी पब्लिकेशन में पढ़ाया जाता है। तो किसी भी पब्लिकेशन का आप लोग पढ़ सकते हैं। चलिए, तो इसको हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि पुरातात्विक स्रोत के बारे में अभी हम लोग जो है वो देखते हैं। तो इसमें क्या होता है कि पूर्व ऐतिहासिक युग के लिए, जैसे मुंगेर और चिरांद, ये अभी वर्तमान में कहाँ पड़ेगा मुंगेर और चिरांद, तो सारण जिला में। चेचर किस जिला में पड़ेगा, तो अभी वर्तमान में वैशाली में। मनेर कहाँ है, तो पटना में। एवं सोनपुर जो है कि वर्तमान में सारण में है ना। सोनपुर कहाँ है, तो अभी वर्तमान में सारण में है। तो ये जिले हैं। इससे क्या होता है कि यहाँ से जो है ताम्र प्रस्तर वस्तुएं एवं मृद भांड प्राप्त हुए हैं। क्या क्या प्राप्त हुए हैं, ताम्र प्रस्तर वस्तुएं जो है, चीज़ें हैं, वह यहाँ से प्राप्त हुए हैं, और मृद भांड जो है यहाँ से प्राप्त हुए। कहाँ कहाँ से, तो मुंगेर एवं चिरांद से, फिर चेचर से और सोनपुर से। तो ये सब कुछ स्थान है, इसको याद रखेंगे। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं मौर्यकालीन अभिलेख के बारे में, है ना। यहाँ लौरिया हो गया, नंदगढ़ हो गया, लौरिया अरेराज हो गया, फिर रामपुरवा हो गया। ये इस स्थान से जो है मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं। इसके बाद है बराबर की गुफाएं। बराबर की गुफाएं कहाँ, तो राजगीर, नालंदा, पाटलिपुत्र, विक्रमशिला से प्राप्त हुआ है बराबर की गुफाएं। ठीक है, यहाँ से क्या हुआ है, ये प्राप्त स्मारक, है ना, प्राप्त स्मारक। इसके बाद जो है खुदाई से प्राप्त, खुदाई से क्या क्या चीज़ें प्राप्त हुई, तो सिक्के प्राप्त हुए हैं, मनके प्राप्त हुए हैं, एवं कुछ मूर्तियाँ जो है ये सब जो है प्राप्त हुए। इसको क्या कहा जाता है, पुरातात्विक स्रोत कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पुरातात्विक स्रोत कहा जाता है। अब हम लोग बढ़ते हैं कि साहित्यिक स्रोत किसे कहते हैं। साहित्यिक स्रोत जो है उसको वो किसे कहते हैं, ठीक है। तो साहित्यिक स्रोत में ये हो गया पुरातात्विक, यानी कि जो चीज़ें जो मिलती है, खुदाई से मिलती हो, है ना, उन सब चीज़ों को पुरातात्विक स्रोत कहा जाता है। और जो साहित्यिक स्रोत होते हैं, जैसे ग्रंथ ये सब हो गया, उसको साहित्यिक स्रोत कहा जाता है। इसमें हो जाएगा आपका जैसे रामायण, क्या हो जाएगा आपका, जैसे हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, तो रामायण, है ना। ये क्या है, साहित्यिक स्रोत है। इससे भी जो है प्राचीन इतिहास की जानकारी मिलती है। महाभारत से भी जो है प्राचीन इतिहास की जानकारी मिलती है। पुराण से, या फिर बौद्ध रचनाएं, जैसे बौद्ध रचनाएं में क्या हो जाएगा, अंगुत्तर निकाय, है ना, दीर्घ निकाय,
विनय पिटक, ये सब सारी चीज़ें जो हैं वो क्या है, तो बौद्ध की रचनाएं। अब फिर जैन रचनाएं क्या क्या है, इस तरह से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे 3-4 ऑप्शन दे दिया जाएगा कि बौद्ध रचनाएं बताए, अंगुत्तर निकाय, भगवती सूत्र, फिर दिया जाएगा दीर्घ निकाय, या फिर और कुछ चीज़ें दिया जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि बौद्ध रचनाएं में क्या होंगी। तो अंगुत्तर निकाय, इसको कैसे याद कीजिएगा, उंगली माल डाकू जो था, तो उंगली से क्या हो जाएगा, बौद्ध की रचनाएं, अंगुत्तर हो जाएगा, है ना। फिर दीर्घ निकाय, और जैन धर्म से क्या आप याद कीजिएगा, तो भगवती सूत्र। ये सब ग्रंथ है, और इसको क्या कहा जाता है, तो साहित्यिक स्रोत है। ये इतिहास को जानने का ये क्या है, तो साहित्यिक स्रोत है। इतिहास को जानने का ये क्या है, एक मिनट, इतिहास को जानने का ये क्या है, ये तो साहित्यिक स्रोत है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि इसके अतिरिक्त क्या है कि यहाँ कुछ यात्रियों के विवरण दिया गया है। जैसे कि मेगास्थनीज जो है वो उसने क्या लिखा था, इंडिका। फिर फाहियान, फिर इत्सिंग, है ना, ह्वेनसांग के यात्रा के वृत्तांत है। इसके बारे में जो अभी हम लोग पढ़ेंगे मौर्यकालीन में, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन ये याद रखिए कि इतिहास के बारे में, साहित्यिक स्रोत के बारे में जानकारी और कहाँ से मिलती है, तो मेगास्थनीज जो था उसने क्या लिखा था, इंडिका, है ना। ये सब कुछ जो है ये यात्रा का इसमें वृत्तांत मिलता है, तो इससे भी इतिहास की जानकारी प्राप्त हो जाती है। फिर आगे बढ़ते हम लोग कौटिल्य के अर्थशास्त्र। कौटिल्य ने कौन सा ग्रंथ लिखा है, तो कौटिल्य ने लिखा है अर्थशास्त्र, इसको याद रखेंगे। एवं स्थानीय लेखकों के विवरण से प्राचीन बिहार के इतिहास की क्या मिलती है, तो जानकारियाँ मिलती है कि बिहार का इतिहास जो है वो कैसा था। इस सब की जानकारी मिलती है इन सब स्रोतों से, है ना। कुछ कैसे स्रोतों से, तो कुछ पुरातात्विक स्रोतों से, साहित्यिक स्रोतों से, और इन सब सारी चीज़ें से जो है पुरातात्विक ये बिहार के इतिहास की जानकारी मिलती है। अब हम लोग बढ़ते हैं टॉपिक पे, सेकेंड टॉपिक पे क्या है कि अब है पाषाण काल। क्या है, हम लोग पढ़ेंगे पाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रागैतिहासिक काल में क्या हुआ था कि मानव किस चीज़ का प्रयोग करते थे, तो ये पाषाण का प्रयोग करते। पाषाण का मतलब क्या हो जाता है, पत्थर। पाषाण का मतलब क्या हो जाता है, पत्थर, है ना। इसका प्रयोग क्यों करते थे, तो इसका प्रयोग वो करते थे शिकार करने के लिए। किसके करने के लिए, शिकार करने के लिए। और वह यही उनका जो क्या होता था, भोजन होता था, शिकारी रूप में वो रहते थे। और पाषाण के प्रयोग करने वाले काल को ही क्या कहा जाता है, तो पाषाण काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पाषाण काल, या उसको क्या कहेंगे, प्रागैतिहासिक काल कहेंगे। जिन काल में पत्थरों का प्रयोग किया जाता था, किसके लिए, तो शिकार करने के लिए, उस काल को पाषाण काल कहेंगे, या फिर क्या कहेंगे, प्रागैतिहासिक काल कहेंगे। इसको याद रखिएगा। अब है पाषाण काल को पत्थरों के प्रयोग एवं मानव विकास के आधार पर इसको 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, पत्थरों के प्रयोग और मानव का विकास जैसे जैसे आगे बढ़ा है ना, तो उसको जो है 3 भाग में विभाजित किया गया है। अब पढ़ेंगे कि कौन कौन से भाग में इसको जो है सो विभाजित किया गया है ना। कौन कौन से भाग में जो है इसको विभाजित किया गया है, इसको थोड़ा सा भी हम लोग देखेंगे। जैसे आपका हो गया, एक होता है पूरा पाषाण काल। क्या हो जाता है, एक मिनट, पूरा पाषाण काल हो जाता है, जिसमें क्या होता है चीज़ें, पूरा पाषाण काल में क्या होता है कि आखेटक एवं खाद्य संग्राहक रहता है। पूरा पाषाण में जो है मानव कैसा होता है, तो मानव आखेटक होता है, यानी कि फल फूल ये जब खाता है, और क्या होता है कि वो खाद्य संग्राहक होता है। इसको याद रखिए, मानव कैसा होता है, शिकारी होता है और खाद्य संग्राहक होता है। आखेटक मतलब शिकारी और खाद्य संग्राहक होता है। फिर दक्षिण बिहार, है ना। दक्षिण बिहार में मुंगेर एवं नालंदा। आपको पता है कि फर्स्ट वीडियो जो आया था उसमें मैं आपको बताई थी कि जो है कुछ ज़िले जो हैं, उत्तर बिहार के ज़िले कौन से सटे हैं, फिर दक्षिण बिहार में कौन से ज़िले सटे हैं, फिर पश्चिम तरफ से कौन कौन से ज़िले सटे हुए हैं, और पूरब की तरफ से कौन कौन से ज़िले सटे हुए हैं। तो मुंगेर एवं नालंदा किधर है, तो दक्षिण बिहार के ज़िले हैं, है ना। इसमें क्या हुआ है, बड़े एवं खुरदुरे पत्थर, जैसे कि कुल्हाड़ी, चाकू और खुरपी। ये कुल्हाड़ी बड़ा हो गया, और थोड़ा सा खुरदुरे पत्थर के ये बने हुए थे। किस चीज़ के बने हुए थे, खुरदुरे पत्थर के बने हुए थे कुल्हाड़ी,
चाकू, खुरपी। ये सब अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? तो मुंगेर से एवं नालंदा से प्राप्त हुए। और ये अवशेष जो है लगभग 1 लाख ईसा पूर्व का है। कितने लाख ईसा पूर्व का है? 1 लाख ईसा पूर्व का है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं मध्य पाषाण। कहाँ? मध्य पाषाण। इस काल में क्या हुआ था कि मानव जो है आखेटक, खाद्य संग्राहक के साथ साथ वो पशुपालक भी बन गया था। क्या बन गया था? साथ साथ वो पशुपालक भी बन गया था। और मानव ने पहला पालतू जानवर कौन सा बनाया? पशु, तो कुत्ता। इसको याद रखेंगे। कौन सा पहला पालतू जानवर बनाया? तो कुत्ता को बनाया पहला। तो पूरा पाषाण काल में, जैसे पाषाण काल को 3 भागों में बांटा है ना, मानव के विकास के चलते पहला हो जाएगा पूरा पाषाण में, जिसमें सिर्फ मानव जो था, आदि मानव, वो आखेटक एवं खाद्य संग्राहक था। उसके बाद मध्य पाषाण में क्या हो जाता है? आखेटक भी रहता है, खाद्य संग्राहक भी रहता है, और साथ साथ वो पशुपालक भी बन जाता है। और उसने पहला पालतू जानवर किसको बनाया? कुत्ता को बनाया। देखिए, दक्षिण बिहार में मुंगेर से छोटे आकार के तेज धार वाले, देख आकार कैसा हो गया? मध्य पाषाण काल में तो आकार छोटा हो गया और धार, तेज धार वाले औजार प्राप्त हुए। और ये अवशेष लगभग 40,000 से 10,000 ईसा पूर्व के हैं। 40,000 से 10,000 ईसा पूर्व के हैं। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा नवपाषाण काल का। किसके विषय में बात करते हैं? तो नवपाषाण काल में। इसमें क्या हुआ था कि मानव जो है वो खाद्य का उत्पादक बन गया था। देखिए, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है कि मध्य पाषाण काल में कि मानव कैसा था? आखेटक था, खाद्य संग्राहक था, पशुपालक था, है ना। अब वो खाद्य उत्पादक हो गया, यानी कि वो जो है चीज़ें उगाने लगा था। तो इस क्रम में क्या होता है कि मानव बस्तियों में निवास करने लगा है। नवपाषाण काल में लोग कहाँ निवास करने लगे? क्योंकि खाद्य का जब उत्पादक करेगा तो उसको तो रहने के लिए कम से कम 3 महीने 4 महीने 2-3-4 महीने तो उसको एक स्थान पे रहना पड़ेगा। तो उसके लिए उसने क्या किया कि एक स्थान पे वो निवास करने लगा। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखिएगा। फिर क्या हुआ कि नवपाषाण काल के अवशेष जो है बिहार के मैदानी भागों से प्राप्त हुआ। कैसे? चूँकि वो जब निवास करेगा तो वो जगह कैसी होगी? तो मैदानी क्षेत्र का ही जगह ना होगा वो, इसलिए वहाँ से जो है चीज़ें प्राप्त हुई। जैसे देखिए यहाँ पे चिरांद कहाँ है? याद रखिएगा बार बार। सारण में है। चेचर कहाँ है? वैशाली में है। मनेर पटना में है। सनुआर रोहतास। यहाँ से क्या प्राप्त हुए? पत्थर एवं हड्डियों के औजार प्राप्त हुए। क्या प्राप्त हुए? पत्थर एवं हड्डियों के औजार। कैमूर की पहाड़ियाँ, है ना, नवादा और जमुई से क्या प्राप्त हुए हैं? तो गुफा के चित्र प्राप्त हुए हैं। कैमूर की पहाड़ियाँ, पहाड़ी इलाका है वहाँ, है ना। नवादा और जमुई से गुफा चित्र प्राप्त हुए, यानी कि गुफा में जो है बहुत सारे चित्र बनाए गए हैं। और ये अवशेष जो है लगभग 250 ईसा पूर्व के। कब के हैं? 250 ईसा पूर्व के ये अवशेष प्राप्त हुए हैं। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोगों ने देखा कि 3 तरह के पाषाण काल को 3 भागों में विभाजित किया गया था। पहला क्या था आपका? पहला था ये था आपका क्या था? पूरा पाषाण काल था। पहला याद रखिएगा, पहला क्या कौन सा काल था? पहला था आपका पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल याद रखिएगा, पूरा पाषाण काल था। दूसरा क्या था? तो दूसरा था मध्य पाषाण काल। दूसरा क्या था? तो दूसरा था आपका मध्य पाषाण काल। और तीसरा क्या था आपका? तीसरा था आपका नवपाषाण काल। तीसरा क्या था? नवपाषाण काल। पहला पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल और तीसरा नवपाषाण काल। अब हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा ताम्र पाषाण काल का। किसके विषय में बात करेंगे? ताम्र पाषाण काल के विषय में बात करेंगे, जो कि ताम्र पाषाण काल जो है के अवशेष जो है कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो अवशेष जो है प्राप्त हुआ है चिरांद से, सोनपुर से, ताराडीह से, चेचर से, मनेर से और सेनुआर से। अभी अभी हम लोगों ने देखा है कि ये सब जगह कहाँ है। चिरांद कहाँ है? तो चिरांद जो है आपका वो सारण जिला में है। सोनपुर कहाँ है? तो सोनपुर जो है वो आपका किस जिला में पड़ जाता है? उसको बताइए, है ना। फिर ताराडीह हो गया, फिर चेचर हो गया, मनेर हो गया, सनुआर हो गया। मनेर पटना में, चेचर कहाँ हो जाएगा? वैशाली में हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें जो है आपको बताया गया है, तो इसको जो है आप क्या करिएगा? तो इसको आप अच्छे से जो है वो याद करिएगा, अच्छे से याद करिएगा। ठीक है, अब जो है यहाँ से क्या क्या प्राप्त हुए? तो ताम्र उपयोग के प्रमाण मिले हैं, है ना। पत्थर के औजारे के अतिरिक्त यहाँ ताम्र का उपयोग के प्रमाण मिले हैं। और ये लगभग 1000 ईसा पूर्व की ये बात है। तो ये टॉपिक जो है आपका कंप्लीट हो गया है। कौन सा टॉपिक था ये? देख लीजिए यहाँ पे। अभी हम लोगों ने यहाँ पे
पाषाण काल को कंप्लीट कर लिया, ये चैप्टर आपका, ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं वैदिक काल की तरफ, दूसरे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। कौन से टॉपिक की तरफ? तो वैदिक काल के टॉपिक की तरफ अभी हम लोग जो है वो आगे बढ़ते हैं। अब वैदिक काल में देखिए, वैदिक काल में क्या होता है कि आर्यों द्वारा स्थापित सभ्यता को ही वैदिक सभ्यता कहा जाता है। वैदिक सभ्यता क्यों कहा जाता है? तो ये आर्यों के द्वारा जो है ये स्थापित एक सभ्यता है, क्योंकि इस सभ्यता का इतिहास जो है वो वेदों पर आधारित है। किस चीज़ पे आधारित है? तो इसका इतिहास जो है वो वेदों पर आधारित है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? वैदिक सभ्यता कहा जाता है। इसलिए क्या कहा जाता है? इसको वैदिक सभ्यता कहा जाता है। अब देखिए, इसको जो है 2 वर्गों में विभाजित किया गया। कितने वर्गों में? तो 2 वर्गों में विभाजित किया गया। पहला हो गया आपका पूर्व वैदिक काल, जो कि 1500 से 1000 ईसा पूर्व है। दूसरा हो जाएगा उत्तर वैदिक काल, जो 1000 से 600 ईसा पूर्व है। तो 2 प्रकार के जो है वैदिक सभ्यता थी, पूर्व वैदिक सभ्यता और एक उत्तर वैदिक सभ्यता। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या था। तो पूर्व वैदिक सभ्यता या इसको ऋग वैदिक सभ्यता भी कहते हैं, इसका विस्तार कहाँ था? तो बिहार क्षेत्र में नहीं था। प्रश्न पूछा जाएगा कि पूर्व वैदिक सभ्यता या ऋग वैदिक सभ्यता का विस्तार बिहार क्षेत्र में था या किस जिला में था? तो सबसे पहली बात कि बिहार में था ही नहीं ये। फिर है उत्तर वैदिक जो है, अब या पूर्व वैदिक की बात हो गई। अब है उत्तर वैदिक काल में क्या होता है कि आर्यों का विस्तार कहाँ होता है? तो गंडक नदी के तट पर होता है। कहाँ होता है? गंडक नदी के तट तक बिहार के क्षेत्र में हुआ है। देखिए, पूर्व वैदिक काल का जो है विस्तार बिहार में नहीं था और उत्तर वैदिक काल का विस्तार जो है कहाँ है? बिहार में, बिहार के क्षेत्र में। किस नदी के किनारे? तो गंडक नदी के किनारे। बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की प्रथम चर्चा मिलती है शतपथ ब्राह्मण में। कहाँ मिलती है चर्चा? तो मिलती है शतपथ ब्राह्मण में। शतपथ ब्राह्मण में, जो कि 800 ईसा पूर्व की ये रचना है। फिर है, इसमें बिहार की चर्चा विदेह के रूप में की गई है। किसके रूप में? विदेह के रूप में की गई, जो तिरहुत मिथिला का क्षेत्र आता है। कहाँ आता है? तिरहुत मिथिला का क्षेत्र को दर्शाता है। अब है ऋग्वेद में बिहार को कीकट एवं व्रात्य शब्द से संबोधित किया गया है। ऋग्वैदिक काल में बिहार को जो है कैसे संबोधित किया गया है? तो उसको कीकट कहा गया है और क्या कहा गया है? व्रात्य कहा गया है। तो उसको याद रखेंगे। अब देखिए, वाराह पुराण, कौन सा पुराण? वाराह पुराण में कीकट को जो है क्या अपवित्र प्रदेश कहा गया है। कीकट को क्या कहा गया है? तो अपवित्र प्रदेश कहा गया है। किसको? कीकट को। यानी कि कीकट क्या है? तो कीकट को जो है एक तरह से बिहार को संबोधित करने के लिए शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में किया गया है। और एक वाराह पुराण आता है जिसमें कीकट को अपवित्र प्रदेश कहा गया है, यानी कि बिहार को अपवित्र प्रदेश कहा गया है। अब हम लोग बढ़ते हैं, थोड़ा सा बढ़ते हैं महाजनपद काल, यानी कि वैदिक काल का ये सेकेंड टॉपिक जो है वो आपका क्या हो गया? तो कंप्लीट हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं महाजनपद काल में। महाजनपद काल में जो है यहाँ हम लोग बात करेंगे महाजनपद काल, जो अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इसमें क्या होता है कि प्रारंभ में क्या होता है कि ये छोटे छोटे कबीले होते हैं। क्या होते हैं? छोटे छोटे कबीले का राजनीतिक केंद्र होता है। किस चीज़ का केंद्र होता है महाजनपद काल में? कबीला, मतलब कि एक राजनीतिक केंद्र होता है। और कबीले के आकार में वृद्धि के कारण छोटा सा कबीला होता है, ठीक है, जिसमें बहुत कम लोग रहते हैं। और इसके आकार में जब वृद्धि होती है तो क्या होता है कि कबीलों का विस्तार जो होता है वो क्या होता है? फिर जन के रूप में ले लेता है कि कबीला को क्या कहा जाने लगता है? जन कहा जाने लगता है। फिर जन से क्या होता है? वो जनपद बन जाता है। क्या बन जाता है? जनपद बन जाता है। और अंत में इसको क्या कहा जाता है? महाजनपद कहा जाता है। और अंत में क्या कहा जाता है? महाजनपद कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या था? छोटा सा कबीला था, उस कबीले में क्या आया? जन आया, थोड़ा सा और लोग बढ़े, फिर जन से क्या हो गया? जनपद हो गया, और जनपद से क्या हो गया? तो महाजनपद हो गया। ठीक है, इसको जो है आप लोग याद रखेंगे कि कैसे कैसे इसका विस्तार होता है। इसके बाद है इन महाजनपदों का विस्तार कहाँ कहाँ हुआ? तो उत्तर भारत में हुआ, है ना, फिर पश्चिम भारत में हुआ, फिर मध्य भारत में हुआ और दक्षिण भारत में हुआ। जो दक्षिण भारत में मात्र एक महाजनपद था। दक्षिण भारत में क्या था? मात्र एक ही महाजनपद
था। अभी हम लोग जो है प्राचीन बिहार का इतिहास पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो प्राचीन बिहार का इतिहास में ये सब जानकारी मिलती है। तो उस समय दक्षिण भारत में मात्र एक ही महाजनपद था। इसको सिर्फ ध्यान रखेंगे, दक्षिण भारत में कितना, एक। उत्तर भारत में था, ठीक है। उत्तर होता है, दक्षिण होता है, पूरब होता है और पश्चिम होता है। तो यहाँ पूरब में कहीं भी कुछ नहीं है, इसको ध्यान में रखेंगे। तो सबसे पहले उत्तर भारत में है, फिर पश्चिम भारत में है, फिर मध्य भारत में है और दक्षिण भारत में। पूर्व भारत की यहाँ चर्चा नहीं की गई, इसको ध्यान में रखिएगा। यह महाजनपद भारत में ही राजनीतिक उत्थान का केंद्र बिंदु। देखिए जनपद जो है, महाजनपद काल जो है, ये क्या है, राजनीतिक केंद्र है। इसको सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखिएगा, ये क्या है, तो राजनीतिक केंद्र है ना। और बौद्ध ग्रंथ का क्या नाम है, बौद्ध ग्रंथ का नाम है अंगुत्तर निकाय। बौद्ध ग्रंथ का क्या नाम है, अंगुत्तर निकाय। एवं जैन ग्रंथ का क्या नाम है, भगवती सूत्र। इसको याद रखिएगा, बौद्ध ग्रंथ, अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 6ठी शताब्दी में, कौन सी शताब्दी, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। 16 महाजनपदों की जानकारी जो है वो कहाँ मिलती है, तो 16 महाजनपदों की जानकारी जो मिलती है वो बौद्ध के अंगुत्तर निकाय में और जैन धर्म का भगवती सूत्र में। इन दोनों ग्रंथों में जो है वो 16 महाजनपदों की चर्चा मिलती है। तो आइए इन महाजनपदों के बारे में एक एक करके पढ़ने का प्रयास करते हैं और इस तरह पढ़ते हैं ताकि वो महाजनपदों के क्षेत्र में कौन कौन सा है वो आपको आसानी से याद हो जाए। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं अपने बिहार के बारे में। तो बिहार में जो है यहाँ पे देखिए ये 3 महाजनपद हैं। कितने, 3 जो महाजनपद है, एक है मगध, दूसरा है अंग और तीसरा है वज्जी संघ, ठीक है। ये तीनों महाजनपद जो है वो कहाँ है, बिहार में है। तो मगध की राजधानी क्या हुई, इसको गिरिव्रज भी कहते हैं और राजगिरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, गिरिव्रज और राजगिरी, जो कहाँ है, तो बिहार क्षेत्र में पड़ता है, पटना, गया और नालंदा में। अंग जो है, अंग की राजधानी चंपा है और ये वर्तमान में अंग कहाँ है, तो भागलपुर और मुंगेर के क्षेत्र में जो है वो पड़ता है। अब है वज्जी संघ। वज्जी संघ किस जिला में है, वैशाली में है। वैशाली जो है वो बिहार में ही है, वैशाली और मुजफ्फरपुर वाले क्षेत्र में वज्जी संघ था, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं किस क्षेत्र में, उत्तर भारत के क्षेत्र में हम लोग थोड़ा सा बढ़ते हैं। देखिए उत्तर भारत के क्षेत्र में कुल 8 महाजनपद है। कितने, 8 कितने जनपद है, तो 8 महाजनपद है। किस क्षेत्र में, तो उत्तर में। और बिहार में कितने हैं महाजनपद, तो 3 हैं। कौन कौन से हैं, तो काशी, कौशल, मल, वत्स, कुरु, है ना। कुरु, थोड़ा सा कुरु चला गया, ये दिल्ली में है। फिर पांचाल है ना, सूरसेन है, चेदी है। तो ये सबका जो है राजधानी दिया गया है कि जो है वज्जी संघ का वैशाली है, ठीक है। काशी का वाराणसी, कौशल का श्रावस्ती है ना। मल का कुशीनगर है। फिर वत्स का कौशाम्बी है। कुरु का कहाँ है, इंद्रप्रस्थ। पांचाल का है अहिच्छत्र। सूरसेन का है मथुरा। चेदी का है शुक्तिमती। अवंती का है उज्जैन एवं महिष्मती। मत्स्य का है विराटनगर और अशमक का है पोटली। इस तरह जो है आप लोग जो है उसको याद कर सकते हैं। फिर अशमक का पोतन पोटली, जो कि महाराष्ट्र एवं दक्षिण भारत का यही है अशमक। ये एकमात्र महाजनपद है दक्षिण भारत का जिसका क्या नाम है, पोतन या पोटली। ये किस क्षेत्र में पड़ता है, महाराष्ट्र और तेलंगाना के क्षेत्र में पड़ता है। फिर कंबोज, ये है हाटक और राजपुर के क्षेत्र में पड़ता है, जो कि पश्चिम पाकिस्तान एवं पूर्वी अफगानिस्तान में। फिर गांधार, जो कि तक्षशिला है ना, वो पश्चिम पाकिस्तान एवं पूर्वी अफगानिस्तान में पड़ता है। तो इस तरह हम लोग देखे हैं कि किस तरह जो इसका विस्तार होता है। फिर ये 16 महाजनपदों में बिहार में कितने महाजनपद हैं, तो 3 महाजनपदों की चर्चा मिलती है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग महाजनपद तक रहेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो जो आएगा इसके बाद हम लोग इसकी चर्चा आगे से विस्तार करेंगे। तो वीडियो कैसा लगा तो कमेंट्स करके बताएं और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। पंखा चला दो, पंखा चला बहुत, लेकिन बदमाश है। मम्मा बोलियो, देख वीडियो बना रहे थे मम्मा। रुको जाओ मम्मा, उतना देर से ये क्यों रो रही थी, मतलब तुमको बस